ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है अपनी, पहली बात तो बहुत इजी है एज कंपेयर टू क्लास 11th। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12th की, और जो कि टोटल पेपर आपका 100 का रहता है ना, बट इसमें से क्या होता है बेटा, इसमें से 20 का तो आपको प्रैक्टिकल रहेगा, है ना। तो 20 तो इसमें बिल्कुल अलग हो गए। तो इसका मतलब पेपर आपका कितना बच गया, 80 का। तो 80 का आपका क्या रहने वाला है, यहां पे पेपर रहने वाला है, जो आपका फाइनल पेपर रहेगा। ये प्रैक्टिकल हो गया आपका, ये प्रैक्टिकल्स हो गए आपके, है ना। तो प्रैक्टिकल्स होंगे, वहां से आपके नंबर यहां से रहेंगे। अब 80 का आपका जो पेपर रहेगा बेटा, उसके अंदर भी दो पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा 60 और एक रहेगा बेटा अलग से 20। जैसा कि आपको पता है कि 20 के आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं और 60 जो है बेटा ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले तो ये चीज आपको पता लग गई होगी कि क्या क्या कुछ है, कहां से क्या हमें करना है। अब सवाल उठता है कि सर हमें क्या क्या चीजें पढ़ाई करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि 12th इकोनॉमिक्स जो कि 80 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो 80 हमने रेशो बनाई है 80, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर इसको दो पोर्शन में बांटा गया है, यानी कि आपको दो बुकें पढ़नी पड़ेंगी बेटा। एक का नाम रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी और दूसरी करनी पड़ेगी इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। आज की क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे। 40 की वेटेज इसकी रहेगी, 40 की वेटेज इसकी रहेगी, इक्वल वेटेज रहने वाली दोनों बुक्स के अंदर। 40 यहां से आपके अरेंज होंगे, आपके 40 यहां से रहेंगे बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि स्कूल के अंदर ज्यादातर यही चैप्टर स्टार्ट कराया जाता है सबसे पहले। यानी इस बुक के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहेगा अपना पोर्शन। इस तरीके से आपकी वेटेज किस तरीके से रहने वाली है, कौन सी बुक से कितना वेटेज रहेगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग साथ साथ में लिख रहे होंगे, है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो होगा कि भाई वेटेज क्या रहेगी, कहां से कितने नंबर का रहने वाला है बेटा, कहां से कितने नंबर का रहने वाला है, ये तो हमने ये बात कर ली। अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसको पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं लिखवाने वाला हूं कंटेंट्स, यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार, फिर 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला, ठीक है ना, देखिए बेटा यहां पे टोटल 7 कंटेंट करेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेकंड पॉइंट है बेटा आपका, कंटेंट नंबर 2 है मीनिंग
एंड उसके फेस। थर्ड जो कंटेंट रहेगा बेटा वो रहने वाला है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। और 4 रहेगा बेटा स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 रहेगा बेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक अनदर डिफरेंस करेंगे बेटा, और कंटेंट नंबर 7 यानी कंटेंट नंबर 7 आपका रहने वाला है 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये 7 कंटेंट बेटा इस चैप्टर के अंदर अगर आप कर लेते हो प्लस एमसीक्यूज जो कि इसी में से आ जाएंगे आपके सारे, 100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग कैसे पढ़ने का तरीका रहेगा, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये 3 कंटेंट खत्म कर ले बेटा। सबसे पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहला कंटेंट नंबर 1 करने वाले हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, यह कहता है एक फर्म होती है बेटा, एक फर्म होती है, और कौन होता है, एक हाउस होल्ड होता है बेटा। हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है बेटा, हाउस होल्ड मतलब आप और हम लोग। हम लोग क्या कहलाएंगे, हाउस होल्ड्स कहलाएंगे, है ना। ठीक है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ठीक है ना भाई, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह। तो हम लोग कौन है, कंज्यूमर एक तरीके से, तो उनको हाउस होल्ड बोला जाता है बेटा। फर्म, फर्म मतलब वो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म में, ठीक है ना, जो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेसिकली, उसको बोलते हैं। अब सबसे पहले देखो, अगर ये कंपनी है या कोई एंटरप्राइज है, अगर इसको प्रोडक्ट बनाना है बेटा, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, जैसे ये है, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है बेटा। ये जिस कंपनी ने बनाया, ठीक है ना, तो उस कंपनी को इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रही होगी। वो सारे रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे उसको, ठीक है ना। सारे रिसोर्सेज कहां से लेगा बेटा, वो हाउस होल्ड से लेगा। यानी हाउस होल्ड इसको, फर्म को सारे के सारे रिसोर्सेज देगा बेटा, जैसे कि लैंड, जैसे कि मशीन रेंट वगैरह पे, जैसे कि लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, इसके अंदर पैसा लगाएंगे यानी कैपिटल देंगे लोग, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें देंगे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब जो हाउस होल्ड फर्म को देते हैं ताकि फर्म क्या कर सके, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। अब फ्री में तो देंगे नहीं बेटा, अगर ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फर्म उसके बदले में पेमेंट करेगी, यानी पैसे देगी। किसको देगी, हाउस होल्ड को। उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फैक्टर पेमेंट। इसको फैक्टर इनकम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एग्जांपल लिख देता हूं कुछ, जैसे कि रेंट, अगर कुछ रेंट पे लिया तो रेंट देना पड़ेगा ना, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि वेजिज, लेबर वगैरह ली है तो वेजिज, है ना। और जैसे कि प्रॉफिट, अगर किसी ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें ये पेपर में आ सकता है एमसीक्यू के रूप में, अच्छे से देख लेना। अब क्या होता है बेटा, इसने इसको क्या दे दिया, फैक्टर सर्विसेज दे दी, इसने बदले में पैसे दे दिए। हाँ, अब ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इसने ये प्रोडक्ट बनाया बेटा, मान लेते हैं ना। अब क्या किया इस कंपनी ने, ये प्रोडक्ट बेच दिया। ये बेचेगी किसको, इन्हीं लोगों को तो बेचेगी, हाउस होल्ड को तो बेचेगी बेटा, ठीक है ना। क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज, या तो कोई गुड्स बनाया कोई सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको देगी, फर्म हाउस होल्ड को देगी। अब वही बात यहां पे आती है कि फ्री में तो देगी नहीं, बदले में क्या लेगा, पैसे मिलेगी। तो हाउस होल्ड इसको क्या देगा बेटा, गुड्स खरीदने के बदले में पैसे देगा। उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑल। ये है अपना इंट्रोडक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। आई होप आपने लिख लिया होगा, एक बार इसको लिख लो। फिर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, मीनिंग एंड फेस।
अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी। लिख लो इसको, मैंने एक क्वेश्चन बताया यहां पे जो एमसीक्यू में आ सकता है, वो आप देख लेना एक बार। जी बेटा, आप क्लास में नहीं थे? अच्छा, देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ ये बताया है, ठीक है, कि किसी भी कंपनी का नाम ले लो। जैसे आपने सुना होगा टाटा कंपनी है अपने यहां पे, ठीक है ना, हालांकि उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो अब ये जो टाटा है, ठीक है ना, ये क्या करती है बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, प्रोड्यूस करती है बेटा। अब गुड्स बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, हमें रिसोर्सिस चाहिए होते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, रिसोर्सिस चाहिए होते हैं। अब रिसोर्सिस इसके पास तो होंगे नहीं कंपनी के पास, तो कंपनी किससे लेगी, इन लोगों से लेगी। ये कौन है बेटा, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हम लोग, सब लोग, जैसे मैं, आप और हम सब जो पब्लिक है, हम लोग हाउस होल्ड है एक तरीके से, ठीक है ना। तो क्या करेगी कंपनी, हाउस होल्ड को बोलेगी कि भाई हमें क्या दे दो, हमें लेबर चाहिए, लेबर दे दो। तो हम लोग ही तो वहां पे एज ए लेबर काम करेंगे, ठीक है ना। और क्या कहेगी, पैसे चाहिए, पैसे दे दो, ये सब अरेंज करेगी बेटा। यानी हाउस होल्ड इसको फैक्ट्री सर्विसेज देगा कंपनी को पहले। अब फ्री में तो देगा नहीं, अगर कोई मजदूर हमारे पास आता हो तो पैसे लेता है ना बेटा। अब अगर ये फैक्ट्री सर्विसेज देंगे फर्म को, तो फर्म को बदले में पैसा देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं फैक्ट्री पेमेंट। तो पहले क्या होएगा, फैक्ट्री सर्विसेज हाउस होल्ड इसको देगा, उसके बदले में ये पैसे देगा इसको, उसको बोलते हैं फैक्ट्री पेमेंट या फैक्ट्री इनकम। अब इसके पास रिसोर्सेस आ गए हैं सारे के सारे फर्म के पास। अब फर्म क्या करेगी बेटा, प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी गुड्स उसको बनाना है वो बनाएगी और उसको बेच देगी। किसको बेचेगी, हम लोगों को, यानी हाउस होल्ड को। अब फर्म ने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया और वापस ये प्रोडक्ट किसको बेच दिया बेटा, हाउस होल्ड को बेच दिया। यानी गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दी, हाउस होल्ड को। अब बेचा है तो इससे पैसे आएंगे बेटा, इसने पैसे दे दिए किसको, फर्म को, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा, समझ में आया? ओके बेटा, वेलकम। लिख लो एक बार इसको, कोई बात नहीं, फिर आगे चलेंगे। लिख लें सब लोग इसको, फिर आगे चलेंगे बेटा। लिख लें बेटा, फिर मुझे बता दें कि हो गया सर, फिर आगे चलते हैं। जो फैक्टर पेमेंट है बेटा, जिसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर पेपर में कई बार एमसीक्यूज पूछा गया। चलो बेटा, लिख लिया? चलो बेटा, लिख लिया?
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आपने लिख लिया होगा बेटे। नेटवर्क अच्छा रखें अपनी तरफ से, ताकि कम्युनिकेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप डाउट पूछ सकें। देखो बेटा, नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट कंटेंट, जिसका नाम है मीनिंग एंड फेस। अब हम चलते हैं बेटा कंटेंट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम क्या है, मीनिंग एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन कौन से फेस होते हैं बेटा, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। इससे पहले कि मैं आपको मीनिंग स्टार्ट कराऊं, मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया है 3 to 4 की वेटेज के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो अच्छे से देखना बेटा इसको। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, मीनिंग के अंदर, वो मैं बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक फर्म होता है, एक हाउस होल्ड होता है बेटा। हाउस होल्ड क्या करता है, इसको फैक्टर सर्विसेज देता है, और फर्म क्या करती है, इसको फैक्टर पेमेंट करती है बेटा। फिर गुड्स या सर्विसेज बना के इसी को बेचती है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के। हाउस होल्ड वो खरीदता है तो पैसे देता है बेटा, उसको क्या बोलते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चार्ट मैंने कराया था। यही चीज आपको मीनिंग के रूप में लिखनी है। तो ये क्या है बेटा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज, वो जो इंट्रोडक्शन था ना वही लिखना है। इट इज द फ्लो ऑफ, किस चीज का फ्लो हो रहा है बेटा, यहां पे देखो ये गुड्स एंड सर्विसेज है, दो चीजों का हो रहा है, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज है, और ये क्या है, ये भी मनी है, ये भी मनी है। यानी दो चीजों का बेटा यहां पे फ्लो हो रहा है, एक गुड्स एंड सर्विसेज का, दूसरा मनी का, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज द फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है बेटा, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। बेटा दो चीजों का फ्लो हो रहा है यहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज का एंड मनी का। किस किस के बीच में बेटा, बिटवीन, कौन कौन लोग थे, बिटवीन फार्म एंड हाउस होल्ड, बिटवीन फार्म एंड हाउस होल्ड। बेटा ये है इसका मीनिंग, जो कि हमने इसी से निकाला बेटा। अब चलते हैं इसके फेस के ऊपर, कौन कौन से फेसेस होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसके टोटल 3 फेस होते हैं बेटा। सबसे पहले सीक्वेंस में लिखने हैं, सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे, सबसे पहला होता है जनरेशन फेस। जनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ जनरेट करना, यानी कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोडक्ट बनाना। तो क्या लिखोगे इस फेस के अंदर, इन दिस फेस गुड्स एंड सर्विसेज, इन दिस फेस, इन दिस फेस क्या करती थी बेटा, फर्म क्या करती थी, जो फैक्टर सर्विसेज है उसकी हेल्प से फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है बेटा। फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, जो हाउस होल्ड से लिया था उसका यूज करके प्रोडक्ट बनाती है बेटा। तो वही बात यहां लिखनी है, इन दिस फेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, फैक्टर सर्विसेज का यूज करके फर्म क्या करती है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। यही तो हमने पढ़ा था यहां पे, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है बेटा, किसका यूज करके, फैक्टर सर्विसेज का। बस वो यहां पे लिख दो, पॉइंट नंबर 2। दूसरा फेस है बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या लिखना है सर, इसके अंदर ये वाली बात लिख देना बेटा, फैक्टर पेमेंट वाली बात। बस फैक्टर पेमेंट कौन किसको कर रहा था, फर्म कर रही थी, किसको, हाउस होल्ड को। ये देखो फर्म ने हाउस होल्ड को जो पेमेंट किया था
उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं बेटा। वो बात यहां पे लिखनी है कि जो फर्म है वो किसको पेमेंट कर रही है बेटा, हाउस होल्ड को। क्या बोलते थे उसको, फैक्टर पेमेंट। ये वाली बात आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है ना, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड जो फेज है बेटा उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन फेज। इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं एक बार। डिस्पोजिशन फेज के अंदर आपको क्या लिखना है बेटा, जो ये हाउस होल्ड है इसने यहां पे जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया था ना हाउस होल्ड ने फर्म को, ये बात इसके अंदर लिखनी है, ठीक है ना। इसका उल्टा कर दो, इधर ले आओ हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है बेटा किसको, फर्म को। क्या बोलते थे उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो लिख दो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस। बोलो बेटा कोई डाउट है? बिल्कुल इंट्रोडक्शन से मैंने निकाला, मीनिंग भी निकल गया इंट्रोडक्शन से, इसके फेस भी निकल गए, सब कुछ मैंने इसके अंदर से ही कराया बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में, बहुत बार आता है। बोलो बेटा कोई डाउट? लिख लो इसको। स्कूल में कौन सा राइटर लगा हुआ है बेटा आपके, कौन सी बुक पढ़ाते हैं? स्कूल के अंदर कौन सी बुक पढ़ते हो बेटा? हाँ, आप मैच करके देख लेना, एक एक वर्ड मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर। ओके बेटा, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स मैंने शॉर्ट नाम लिखा था, वो तो अभी हम करेंगे, ठीक है ना। राइटर आपका संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग की मैक्रो इकोनॉमिक्स उठा के देखना, चैप्टर नंबर 1, एक एक वर्ड बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा और मुश्किल मिलेगा, मैं बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर रहा हूं बेटा। समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया बेटा, चलो आगे। हो गया सबका? हटा दो बेटा। आज की क्लास का अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन एज ए डेमो। बहुत आराम से पढ़ाई करनी है बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। प्योर थ्योरी है, लेकिन उन थ्योरी को भी हम एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको आसान लगेगी, समझ समझ के अगर करोगे तो। चलिए सर, हर एक क्वेश्चन में बताता रहूंगा कि कहां से पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है। कंटेंट नंबर 3 बेटा,
ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से एमसीक्यू पूछते हैं बेटा पेपर के, इसमें एमसीक्यू आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आता है। नाम क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे बेटा स्टॉक क्या होता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time, at a particular point of time। इसमें ना ये वाली लाइन आपको याद करनी है बेटा, at a particular point of time। तो स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है बेटा जो कैसे मेजर करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं उसको, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपकी वेल्थ क्या है, यानी कि आज की डेट में आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी वेल्थ क्या है, 24 तारीख बेटा, तो 24 तारीख यानी आज के दिन मेरी वेल्थ क्या है, तो क्या बोलेंगे इसको, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि आज आप मुझसे पूछ रहे हो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नॉर्मली ये जो लाइन है बेटा ये रिलेट करती है किसी पर्टिकुलर डेट से, ठीक है। तो यानी कि आज क्या है, आज 24th, ठीक है ना, 24th ऑफ अप्रैल के अंदर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी वेल्थ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर बैंक बैलेंस क्या है आपका, बैंक के अंदर क्या बैलेंस है सर आपका, तो बैंक बैलेंस का पूछ रहे हो बेटा आप, आज पूछ रहे हो मुझसे कि सर आपका बैंक बैलेंस क्या है, व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है ना, 24th ऑफ अप्रैल बेटा, आप मुझसे पूछ रहे हो बैंक बैलेंस क्या है, तो ये क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है ना, तो ये है स्टॉक। अब ऐसे ही बेटा दूसरा पॉइंट आता है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, यहां से लेके इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड, यहां तक तो एज इट इज आपको लिखना है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा बेटा। ये जो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था ना, इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेटा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसके एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये जो है बेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको किसी पर्टिकुलर डेट से रिलेट नहीं करेगा, यानी कि ये एक दिन की बात नहीं करेगा, ये आपको मंथली, ठीक है ना, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली, इस तरीके की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है ना, लगभग, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट का। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो नॉर्मली जो कंपनी होती है बेटा वो अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट देती है, जिसके अंदर वो अपना प्रॉफिट या लॉस दिखाती है। क्वार्टरली का मतलब होता है यानी 3 महीने का, ठीक है ना, 3 महीने की वो अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है ना, बताते हैं लोगों को, यानी कि 3 महीने अपने आप में क्या हुआ बेटा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ना कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेट नहीं है, ठीक है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 3 मंथ की बात कर रहा हूं मैं, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ का प्रॉफिट, ये क्या है बेटा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि प्रोडक्शन, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं बेटा, प्रोडक्शन। आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि एनुअल प्रोडक्शन इतना, कि यानी कि कोई कंपनी है वो पूरे साल में कितने प्रोडक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं एनुअल प्रोडक्शन। क्या है, ठीक है ना, 3 महीने का प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन, ठीक है ना, कभी भी वीकली भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन एक दिन के प्रोडक्शन की हम नॉर्मली बात नहीं करते बेटा। तो इसलिए ये क्या है, प्रोडक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है बेटा। क्या है ये, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है बेटा। जैसे कि जीडीपी, जीडीपी का नाम तो आपने हमेशा सुना होगा, जिसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश के अंदर एक साल के अंदर बेटा, एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज बनाए गए हैं उनकी वैल्यू देख लो क्या है, ठीक है ना, उनकी जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं जीडीपी बेटा। तो क्या होता है, एक साल बोला ना मैंने, 1 ईयर, नॉट एट ए पर्टिकुलर डेट बोला मैंने, 1 ईयर बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेटा, राइट।
जैसे सेविंग, एक और एग्जांपल ले लेता हूं लो। सेविंग्स बेटा आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि भाई कितनी सेविंग्स कर ली तुमने। इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग्स एक दिन की नहीं होती, सेविंग्स कई सालों की हो सकती है, कई महीनों की हो सकती है, कई दिनों की हो सकती है, एक दिन की नहीं होती, यानी कि इट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसलिए सेविंग को भी हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये तो समझा दिया सर स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है, एग्जाम्पल भी दे दिए, उनका मीनिंग भी बता दिया। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, पेपर में वो आपसे पूछते हैं बेटा, ऑप्शन दे देंगे नीचे 4, और जिसमें पूछेंगे आपसे क्वेश्चन देके कि बताओ कौन सा इनमें से स्टॉक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा इनमें से स्टॉक है, तो ए में दे दिया जैसे उन्होंने प्रॉफिट, बी में दे दिया उन्होंने प्रोडक्शन, सी में दे दिया उन्होंने जीडीपी, ठीक है ना, और डी में दे दिया उन्होंने वेल्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा इनमें से स्टॉक है बेटा, वेल्थ। तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सा इनमें से स्टॉक नहीं है, इस तरीके से पूछ लेंगे। तो 3 ऑप्शन दे देंगे बेटा, सॉरी 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 ऐसे पॉइंट दे देंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे, कौन सा स्टॉक है, नहीं है इनमें से। तो क्या करेंगे, सारे स्टॉक लिख देंगे, एक पॉइंट दे देंगे जो स्टॉक नहीं है यानी फ्लो है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है कि ये स्टॉक नहीं है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि हम क्लास के अंदर करेंगे भी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी मैंने बता दिया कि इसके अंदर से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स याद होने चाहिए बेटा। बोलो कोई डाउट, लिख लें इसको, लिख लो बेटा इसको। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। 3 पॉइंट हो गए अपने, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड फेस, स्टॉक एंड फ्लो। हर एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रिगार्डिंग, या फिर कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटेंट नंबर 4, 5, 6 और कोशिश करते हैं 7 भी हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर बताता रहूंगा कि पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बोलो बेटा कोई डाउट है, क्लियर है? एनी डाउट बेटा? आज के लिए इतना ही, एज ए डेमो क्लास खत्म करते हैं हम लोग। माई बेटा तो कोई डाउट है? चलिए बेटा फिर आज के लिए एज ए डेमो हम यहीं तक क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।